नमस्कार, आप सभी का स्वागत जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। संसद के भीतर और बाहर विपक्षी दलों को एकजुट करके अपनी ताकत का एहसास कराने की राहुल गांधी की कोशिश कुछ हद तक कामयाब होती तो दिखती है, लेकिन सवाल ये कि पेगासस जासूसी मामले पर क्या सरकार विपक्ष के आगे झुकने को तैयार होगी? सरकार पर दबाव बनाने की नीयत से आज बहुत कुछ खास हुआ है, संसद के बाहर भी, संसद के अंदर भी। दरअसल आज राहुल गांधी ने नाश्ते पर यानी कि ब्रेकफास्ट पर राजनीति का एक शगुफा छेड़ दिया और इस शगुफे को छेड़कर जिस तरीके से संसद तक एक साइकिल मार्च निकाला गया, उससे पहले मीटिंग भी होती है विपक्ष को एकजुट करने की। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मोदी सरकार की सेहत पर भले ही ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन आम जनता के बीच इसका शायद यही संदेश गया होगा या जाएगा कि विपक्ष नकारा होकर तो चुप बिल्कुल भी बैठने वाला नहीं है, बल्कि वो उसकी आवाज भी उठा रहा है। जासूसी मामले से बेशक आज आम आदमी को कोई फर्क ना पड़ता हो, ये वो मामला जिस पर लगातार 2 हफ्तों से एक रोर अंदर और बाहर देखने को मिल रही है, जिस पर हमने कल बात भी की। इन नटशेल, जासूसी मामले से बेशक आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, क्योंकि ये उसकी जिंदगी से जुड़ा मसला नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें उसे सीधे तौर पर अफेक्ट करती हैं। लिहाजा विपक्ष अगर इसका विरोध जोरदार तरीके से करता है और करता रहा तो जनता का मौन समर्थन भी उसे अपने आप ही मिलने लगता है। आज संसद के अंदर और बाहर फिर विपक्ष ने बहुत खेल खेला। जी हां, राहुल गांधी उसी तरह की ताकत का प्रदर्शन करते नजर आए जिसकी कमी को लेकर आलोचक अक्सर उन पर निशाना साधते रहे हैं। आज सुबह तेल की कीमतों के खिलाफ संसद तक साइकिल से एक छोटे से सफर के बाद 51 साल के नेता ने ब्रेकफास्ट के वक्त 14 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक मीटिंग बुलाई। ये बैठक हुई भी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये सभी के सभी दल सरकार को दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर काम कर सकते हैं और साथ ही साथ नए कृषि कानून, पेगासस फोन हैकिंग जैसे तमाम इश्यूज पर उसे घेर भी सकते हैं। दूसरी ओर दूसरा पहलू ये भी है, माना यह जा रहा है कि विपक्ष जिसने साइकिल यात्रा में भाग लिया उसके पास भावना तो है, लेकिन सीमेंट नहीं है। वो सीमेंट, जिस सीमेंट की एक्चुअली हम बात करें, वो सीमेंट जो विपक्ष में एक मजबूत जोड़ लगा सके, एक ऐसा जोड़ जो चुनावों तक सभी को साथ सजोए रखे। माना जा रहा है कि आज जो कुछ घटा है ये महज एक सुगंध है। आज का स्ट्रेट टॉक इसी पर, राहुल गांधी की इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर आइए करते हैं शुरुआत। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पार्टी में ज्यादातर आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने शिरकत की। ममता की पार्टी भी इस बार राहुल के बुलावे पर आई। राहुल की पार्टी में आम आदमी पार्टी से कोई नहीं आया, ना बीएसपी से आया। जहां तक बात इस पार्टी की रही तो राहुल की पार्टी का मकसद रहा कि विपक्ष एक हो, लेकिन जब नेता अनेक हो अन्य अन्य दलों से तो फिर एकता कैसे होगी, ये एक आम सवाल। ब्रांड मोदी के खिलाफ विपक्ष ने ऐसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही सपना देखा है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम दलों को नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते में लजीज लजीज पकवान के साथ मुलाकातें भी हुई और सियासी स्वादों पर बातें भी हुई। इस बार विपक्ष के मेन्यू में पकवानों की कमी कोई नहीं है, जैसा कि पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा, कृषि कानून और महंगाई, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। ये तमाम इश्यूज उनके मेन्यू में ऑलरेडी हैं। विपक्ष पहले से ज्यादा आज मुखर दिखता है, तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। राहुल की पिछली बैठक से तृणमूल पार्टी नदारद थी, लेकिन इस बार ममता की पार्टी के नेता भी शामिल हुए। राहुल गांधी की कवायद से साफ ये झलकता है कि वो मोदी सरकार के सामने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है। हालांकि कामयाब कितने होंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन सिर्फ आज की बात हम करेंगे। एकजुट करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है, इसीलिए उन्हें क्लब से संसद तक विपक्ष के नेताओं के साथ एक साइकिल यात्रा निकालकर ये दिखाने की कोशिश करी कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस की छत के नीचे
इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो साल 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की चुनौती से पार पाना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि इस तरह की बैठकें तो विपक्ष करता रहता है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी अंदरूनी चुनौतियों से सबसे पहले उबर कर एक मजबूत नेतृत्व देना होगा, तभी ऐसा हो सकता है जो मकसद 2024 तक कांग्रेस पाले बैठी है वो मकसद ममता बनर्जी भी पाले बैठी हैं। सो विपक्ष को आज एकजुट करने की बड़ी कोशिश, और हालांकि आगे रंग लाएगी या नहीं लाएगी वो देखना होगा, लेकिन आज की इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स और उस साइकिल यात्रा और उस ब्रेकफास्ट मेन्यू में जो कुछ है उन सब पर आज हम बात करेंगे। संसद के अंदर क्या हुआ है हम उस पर बात नहीं करेंगे। जी हाँ, याद रखें कि ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स आज जो कुछ हुआ है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमने पार्लियामेंट सेशन पर कल भी इस पर बात की थी। तो दोनों में फर्क करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि आज किस विषय पर एक्चुअल में बात हो रही है। जो विपक्ष का जो रीयूनाइट की बात हो रही है उस पर हमारे व्यूअर्स की अपनी क्या सोच रहेगी। सो इन सवालों से पहले मैं एक अपील भी करना चाहूंगी कि जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब वो हमें कॉल करें, सो ये एक बहुत छोटी सी अपील है एंड आई रियली बिलीव कि आप सभी इस पर अमल भी जरूर करेंगे कि जब भी आप किसी भी पार्टी के नेता के बारे में बात करेंगे, सो वी डोंट वांट कि आप उस नेता के लिए किसी भी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके की ऐसी अमर्यादित लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो मेरे ख्याल से आपके लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं, किसी के लिए भी इनफैक्ट सही नहीं है। सो एक टैग देना किसी भी नेता को आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सही नहीं है। सो मैं यही कहूंगी कि टेलीविजन पर भी होते हुए जब सभी हमारे बात को सुनते हैं, स्ट्रेट टॉक को देखते हैं, वॉच करते हैं, सो वी डोंट वांट के किसी भी अभद्र भाषा का किसी नेता के लिए इस्तेमाल किया जाए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों पर नजर दौड़ा लेते हैं जिस पर आज हम लगातार स्ट्रेट टॉक करेंगे एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इस पर मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगी कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। सवाल ये भी कि देखिए, बाहर तो राहुल संग चाय नाश्ते पर चर्चा हो रही है और अंदर चाट पापड़ी पर हंगामा भी हो रहा है। डेरेक ओब्रायन का आपने वो स्टेटमेंट सुना भी होगा, माफ कीजिएगा ट्वीट आपने वो देखा होगा। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बीजेपी संसदीय दल की जब बैठक हुई थी तो फिर इस पर काफी उन्होंने अफसोस जताया कि इस तरीके से चाट पापड़ी पर हंगामा ये सही नहीं है। बाहर चाय नाश्ते पर चर्चा, अंदर चाट पापड़ी पर हंगामा, संसद में ये क्या हो रहा है? राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट राजनीति से कितना खराब हो पाएगा सरकार के खाने का स्वाद? डू कॉल अस, शेयर योर ओपिनियन। सवाल ये भी कि राहुल गांधी की नाश्ते पर हुई बैठक ने क्या आपको लगता है कि एक नई तरीके की शैली के नेतृत्व का हमें संकेत दिया है? सवाल ये भी कि क्या विपक्ष अपनी हरकतों से एनडीए सरकार को दोबारा मजबूती तो नहीं दे रहा है? क्योंकि बाहर मैसेज क्या जा रहा है इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। सवाल ये भी कि राहुल की पार्टी का मकसद है कि विपक्ष एक हो, लेकिन सवाल ये भी कि जब नेता अनेक हैं दल अन्य दलों से, तो क्या ये जो एकता है वो जारी रह पाएगी? मतलब आगे उसी तरीके से निरंतर बहती रहेगी, चलती रहेगी? और सवाल ये भी कि पेगासस जासूसी मामले जिस पर हमने कल भी बात की, हमने बात की थी कि रवैया दोनों का किस तरीके से, खासकर हमने विपक्ष के रवैये की बात की थी कि संसद के अंदर जो है हंगामा काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन सरकार भी पेगासस पर अब जवाब दे नहीं रही है। सो ऐसे में जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो सरकार का अभी तक जो स्पष्टीकरण रहा है वो कहीं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, बड़ा ही असंतुष्ट और बहुत ही ज्यादा अनक्लियर। सो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार 2 हफ्तों से पेगासस जासूसी मामला विपक्ष ने उठाया हुआ है, इस पर सरकार झुकेगी और जिस भी तरीके का आंसर होगा क्या वो सेटिस्फाइड होगा? सो ये वो अहम सवाल जिस पर आज हम लगातार स्ट्रेट टॉक करेंगे, राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। और आई रियली वांट कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो हमें कॉल कर कर अपनी बात हम तक साझा करना चाहते हैं, वो विपक्ष की ये जो एक न्यू स्टाइल ऑफ लीडरशिप है इस पर अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें, रदर देन कि हम लोग सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पर ही फोकस करें।
क्योंकि कुछ अन्य पहलू भी होते हैं, सो हमें उस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। बिकॉज पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो देखिए, सरकार जब एक मजबूत सिचुएशन में होती है तो विपक्ष को भी उतनी ही सिचुएशन में मजबूत होना जरूरी है, ताकि आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा सकें। सो आज जब आम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कृषि कानून को लेकर हो या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर हो या फिर पेगासस स्नूपिंग मामला, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, सो ये तमाम जो आम सवाल जब अब विपक्ष उठा रही है, सो सरकार का आगे रुख क्या रहेगा, सरकार कितनी झुकेगी, और सबसे अहम बात कि विपक्ष की इस पॉलिटिक्स से, इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से सरकार के जो खाने का स्वाद है, क्या वो बिगड़ जाएगा। सो इन सब सवालों पर जल्दी से हमें कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक, और आज स्ट्रेट टॉक में बात राहुल गांधी की या फिर कहें कांग्रेस की, हम ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। सो हम देखते हैं कि कांग्रेस से पहले ममता बनर्जी भी 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आती हैं, और ऐसे में 2024 या फिर कहें कि अगले साल भी जो असेंबली इलेक्शन होने हैं उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, और अब विपक्ष को एकजुट करने की बात का जो एक बड़ा स्लोगन है वो यहाँ देकर गई है दिल्ली में, और अब तो दिल्ली उनका आना जाना लगा रहेगा। सो हम देखते हैं कि ममता बनर्जी की भी एक ये बड़ी कवायद जो है वो नजर आई, और एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और ऐसे में विपक्ष भी हम देखते हैं कि संसद की कार्रवाई जो है वो पिछले 2 हफ्तों से लगातार ठप पड़ी है, बहुत ही कम समय के लिए काम हुआ है, और विधेयक भी देखिए कुछ ही पास किए गए हैं। तो सरकार का मकसद था कि 30 से 31 जो विधेयक है उसको पास किया जाए, लेकिन अवधि ऑलरेडी मॉनसून सेशन की काफी कम रही है। सो ऐसे में सरकार ने यह भी कहा कि इसे और शॉर्ट कर दिया जाए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहा है, उसके बाद मुश्किल है कि सभी के सभी विधेयक पास हों। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जो मुद्दे अब विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, हम मान ले कृषि कानून की बात करें तो कृषि कानून पर आप जानते हैं कि किस तरीके का एक बड़ा डेडलॉक बना हुआ है। सो इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो डेडलॉक टूटते बनता नहीं है। सो विपक्ष की ओर से भी अब कृषि कानून पर लगातार बात हम करें, हम देखते हैं कि बीएसपी हो और शिरोमणि अकाली दल हो, लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, संसद के बाहर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज तो आप देखिए कि हरसिमरत कौर बादल भी जो गेहूं की तमाम जो व्हीट स्ट्रैंड्स होते हैं वो सबको बांटे जा रहे थे। तो उस पर भी एक वीडियो जो है वो काफ़ी दिलचस्प नजर आया, जब हेमा मालिनी को भी वो व्हीट ऑफ स्टैंड देने की कोशिश की गई थी। हालांकि पहले तो ले लिया और उसके बाद जब देखा कि ये तो प्रोटेस्ट कृषि कानूनों के लिए हो रहा है, सो आगे पीछे देखती हैं और उसके बाद उसे वापस करने की कोशिश करती हैं, स्माइल भी करती हैं। सो कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हमें देखने को मिले। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कृषि कानून पर भी लगातार देखिए विरोध हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो है वो भी अब मुखर होकर आवाज उठा रही है, किसानी संसद भी चल रही है, और दूसरी ओर नेशनल सिक्योरिटी पर भी बात, और उसी पर देखिए 2 हफ्ते से लगातार एक डेडलॉक। हम संसद के अंदर भी देखते हैं कि बातचीत हो नहीं रही, डिस्कशन नहीं हो रहा है, और जो विधेयक पास भी किए गए हैं वो भी विदाउट डिस्कशन पास किए गए हैं। सो ये तमाम चीज़ें, और दूसरी बात महंगाई। हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार साइकिल पर जो होर्डिंग्स हैं, छोटे छोटे होर्डिंग्स हैं, प्लाकार्ड्स हैं, वो लेकर जो है वो संसद तक पहुंचते हैं। सो एक मैसेज जो है वो ज़रूर देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और आज राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के सामने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश जो है वो अब की जा रही है। हालांकि इस कोशिश को लेकर आप क्या कहेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सो एक कोशिश यहां पर कांग्रेस की आज नजर आई है, इसीलिए उन्हें क्लब से संसद तक विपक्ष के नेताओं के साथ साइकिल यात्रा निकालकर आज ये दिखाने की कोशिश कर दी कि अब समय आया है कि कांग्रेस की छत, या फिर हमें एक छत के नीचे इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो साल 2024 में भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की चुनौती से पार पाना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात जितनी आसान दिखती है, जैसा मैंने पहले कहा, उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस तरह की बैठकें विपक्ष करता रहा है। सो वैसे में कांग्रेस को अपनी अंदरूनी चुनौतियों से उबर कर एक मजबूत नेतृत्व देने की आज जरूरत है, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सो आज
जब हम विपक्ष की इस कोशिश को देखते हैं, कांग्रेस की इस कोशिश को देखते हैं, तो उसे हम नकारेंगे भी नहीं, क्योंकि लगातार अगर मान लीजिए संसद में अगर बात नहीं भी हो रही है, तो वो किस वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है, जो लगातार विपक्ष है, वो इन तमाम मुद्दों को उठा रही है और यही वजह है कि सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। इसीलिए उनसे अब कुछ भी होता हुआ दिखता नहीं है कि उस संसद के अंदर भी एक रोल जो है वो अलग से दिखाई देती है। सो खैर, अब हम आगे भी इस पर जरूर बात करेंगे कि इसके दो पहलू कौन कौन से हैं। वी ऑल्सो वांट टू हियर फ्रॉम यू एज वेल। सो कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ऑपोजिशन का आज क्या कुछ कहना रहा आज की इस पूरी सिचुएशन को लेकर, वो हम जानते हैं। हरसिमरत कौर बादल का क्या कुछ कहना रहा, राहुल गांधी का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं उन्हें। देखिए, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं, और दूसरी बात, ऑपोजिशन डिवाइडेड हो यूनाइटेड हो, लेकिन जो चर्चा है, जो मुद्दे हैं, उसमें पूरी ऑपोजिशन यूनाइटेड है। किसान पे चर्चा हो, ये काले कानूनों पे चर्चा हो, जो किसान रोज मर रहा है, उसके बारे में ये संसद में क्यों चर्चा नहीं हो रही, क्यों भाग रही है सरकार? और नेशनल सिक्योरिटी, अपने आप को बहुत बड़े आप पेट्रियोटिक बताते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बड़ी जासूसी की बात है, आप उसकी चर्चा से भी भाग रहे हैं। ये सरकार क्यों भागती है? ये जोर जबर वाली सरकार है, ये डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, संविधान को आप नमन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, ये संविधान का मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर है। आप इस मंदिर का अपमान कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं, आप अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं, विरोधियों का, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। कई करोड़ों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे लोगों की आवाज उठाना चाह रहे हैं, आप वो आवाज को चल के आप देश के हर नागरिक का अपमान कर रहे हैं और उनका पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी इस देश के बहुत बुजुर्ग और बड़े नेता, अनुभवी नेता है। उनकी पूरी जिंदगी विपक्ष में गई है। हम उनको हमेशा सम्मान करते हैं। पेगासस जासूसी का विषय ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम सब लोग लगभग 7-8 दिन से पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इस बारे में सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार देश की बात, देश के मन की बात नहीं सुनना चाहती। हम तो सरकार के मन की बात हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का बहुत ही आभारी हूं कि वो आज इंडिया के घटक है, सरकार के साथ है, लेकिन उनका आत्मा आज भी हमारे साथ भटक रहा है। और हमारे मन की बात, विपक्ष के मन की बात नीतीश कुमार जी के मुंह से निकली है। अब मुझे लगता है सरकार उनकी बात सुनेगी और ये चर्चा का मौका सदन में हमें मिलेगा। धन्यवाद नीतीश कुमार जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become, and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. वो नौटंकी है। ये देखिए, जब हम सारे पार्टी 60% पीपल आर विथ अस इन दिस कंट्री, जब 60% लोग और उनके प्रतिनिधि मिल के एक निर्णय लेते हैं और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा चाहते हैं पेगासस इशू पे, जो आप जासूसी कर रहे हैं, प्रेस वालों की जासूसी कर रहे हैं, जो आर्मी की चीफ की जासूसी अपोजिशन लीडरों की कर रहे हैं,
प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये नौटंकी है। अरे जो चीज आप डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, लोगों के प्राइवेसी को खत्म करने के लिए आप हमको ऐसा नौटंकी कह के जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, गलत है। पहले तो देखो कि चर्चा करने के लिए पहले शुरू करो, उसमें आपका सब कुछ बाहर निकलेगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आज के इस विषय पर उनका क्या कहना है। नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की आज बात हो रही है, सर क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार जी। जी आपको भी नमस्कार जी। जी सर। इसमें तो वाकई में ठीक है, पॉलिटिक्स हो रही है, उसने नाश्ते पे बुलाया भी है। अब यहाँ तो टीवी पे तो बड़ी हंसी भी हो रही थी कि वो मम्मी को कल शादी का आया तो चाय पे बुलाया है, तो यहाँ शादी तो नहीं है, यहाँ तो वो मेरे ख्याल एकता थी, तो एकता की वो बात होनी थी, तो इसलिए उन्होंने चाय पे बुलाया। तो इस तरह से तो टीवी चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा था। अच्छा आप देखिए कि पहले तो ममता बनर्जी आई यहाँ पर जी, अपना सारे अपोजिशन लीडर से मिलने, और इनको भी मिली, सोनिया गांधी को भी और राहुल गांधी को भी मिली। जी सर। तो आप देखिए कि अब उसकी भी वो कुछ टीवी पे पिक्चर आ रही थी कि जब वो मिलने गई तो क्या जेस्चर थे, और जब वो मिलके निकली उससे मीटिंग करके तो तब वो क्या जेस्चर थे, वो भी बड़ा अपने आप में एक क्वेश्चन है। और उस पर बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे कि जैसे ही वो जब मिलने गई तो भाई जैसे किसी को वेलकम करता भी आइए, तो वो उस जैसा था। तो लेकिन अब ये है कि ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से सोचा होगा कि इन्होंने अपना वहाँ बोर्ड उल्टा कर दिया है, अपना वेस्ट बंगाल में अपनी दुकान बंद कर दिया, तो हो सकता है भाई अब मैं यहाँ जाऊं तो कह देंगे भी हम वी आर ऑलमोस्ट डन, तो यहाँ भी हम दुकानदारी बंद करते हैं, तो तुम ही यहाँ पर आ जाओ, टेक ओवर कर लो। तो वो शायद इस वजह से मिलने गई होंगी। अब वहाँ उल्टा हो गया, वहाँ उनको लगा कि अगर अब ये यहाँ भी ये आ गई तो फिर हम तो गए, अगर इसको भी यहाँ भी इसको वो कह दिया कि तू लीडर है, तो जो ये राहुल गांधी जी का क्या होगा? तो सारा जो इतना बड़ा हम ये बखेड़ा कर रखा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि दीदी जी वो थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा है। तो फिर वो जब वो निकली हैं तो अब वो थोड़ा से 3-4 पिक्चर्स इकट्ठी आई जिसमें लगा कि आई तो इकट्ठे हैं, लेकिन ना तो वो ममता बनर्जी उसकी तरफ देख रही थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ, ना ही वो उनकी तरफ देख रहे थे। चलो धीरे धीरे आए, और जब वो गेट से निकले तो वो सीधी आ गए, उसने उनको यही नहीं कहा राम राम, राम राम भी नहीं की, अब नमस्ते नमस्ते भी नहीं की, अच्छा भी आई एम डन, तो फिर मिलेंगे ना, वो सीधी चली गई। फिर उन्होंने देखा भाई ये तो देख ही नहीं रहे, तो फिर वो भी बेचारे वापस चले गए। तो कहने का मतलब यही है कि पिक्चर्स भी बहुत कुछ कहते हैं, वो अपनी जगह वो अब उसको वो थोड़ी सी वहां जीत गई है, तो वो नेचुरली उसका जो मेंटल सेटअप है वो सातवें आसमान में, क्यों ना भाई मैं इसका ऊपर लूं, मौका उठाऊं। तो वो गांधी इसका अपना है। अब उधर से वो देखिए कि वो जो अब इन्होंने मीटिंग बुलाई है, केजरीवाल तो आया नहीं जी, और उधर से वो भी नहीं आए, वो बीएसपी का भी मायावती भी नहीं आई, और वो जो तो आप उनका, और फिर एक चीज और भी है, कोई बड़ा लीडर कोई भी नहीं आया यहाँ। उनको नेशनल एनसी का वो उन्होंने अपने रावत को तो भेज दिया, लेकिन वो जो सुबह जैसे मीटिंग और शाम को जो हैं उनके वो जी सर, शरद पवार जी वो होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। उधर से वो जो उसका बॉस है रावत का, वो कह रहा है कि मोदी जैसे लीडर ही कोई नहीं है, उनका कोई मैच नहीं है जी। तो अब बोले कि वो दो एक ही पार्टी के दो लोग, बॉस कुछ बोल रहे हैं और नीचे प्यादों को वो कुछ कहीं और भेज रहे हैं, साइयां किधरे बधाइयां किधरे, मतलब वो कुछ ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि। और एक भी ऐसा वहाँ
कोई लीडर नहीं था। अब जिसको कहो कि ये रिकॉग्नाइज मतलब कि वो है भाई, जिसको कहोगे थोड़ा वो इसकी भाई थोड़ी रेपुटेशन अच्छी है, नेशनल लेवल का, उन्होंने सबने आपने, और इवन वो भी वो जो दूसरा है आपका जो लालू यादव का जो लड़का, वो क्या नाम है उसका, तेजस्वी यादव जी। हाँ जी, हाँ, वो भी नदारत। बताइए वो तो अभी इससे छोटा है या अभी कुछ नहीं, यानी इस वो- पॉलिटिक्स का वो कोई भी इम्पैक्ट आगे नदारत। नहीं पड़ेगा। इन नटशेल यू वांट टू हाँ से जी। दिस, यानी ये जो आज जो भी हमें सीन नजर आया है इसका आगे इम्पैक्ट जो है वो नजर नहीं आएगा। यू वांट टू से दिस सर? फिर बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, फिर एक चीज और भी है जी उससे सर, मैं भी आपको बड़ी कुछ ठीक है, और मैं आपको बात सुनती है। हूँ, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आपको बीच में सर रुकूंगी यहाँ पे, अच्छा। आप होल्ड पे रहिएगा। अच्छा, नो थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में बात आज कांग्रेस की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की हो रही है और भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर छोटी सी अपील, थोड़ा सा शॉर्ट पे अपनी बात रखिएगा प्लीज। जी जी, नो प्रॉब्लम। जी। चलिए बस सिर्फ इतना ही और कह देते हैं कि आप ये जो इन्होंने मीटिंग की है, जी। अब देखिए, और वो जो कह रहे हैं, एक तो वो आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, और दूसरा वो 2-3 लाइनें सेंटेंस ही उसने बोले हैं कि वो भी इंग्लिश में कि जी हमारी हमें एक अपोजिशन यूनियन को इकट्ठे होना चाहिए, ये हमारी आज की नीड है। उसने महंगाई का नहीं बोला, कोई पेट्रोल का नहीं बोला, भाई मुद्दे कौन से, भाई हम क्या उठाए आए थे, यूनियन ना उस भाई हम, और क्या हम लोगों को ऑफर कर सकते हैं, वो लोगों को ये ऑफर कर सकते हैं कि बीजेपी को उठाना, वो लोगों को ये कुछ भी, मैंने कभी इनको देखा ही नहीं कि लोगों को इन्होंने ऑफर कुछ किया हो कि आप हमें लगी हम बेहतर हैं। वो इनके पास वो क्वालिटी ही नहीं है, वो थिंकिंग नहीं है, वो सिर्फ एक ही इनके पास एजेंडा है, एक तो वो उछल कूद करो, काम को रोको, और दूसरा बीजेपी को हराना। बाकी ये क्या करेंगे, इनके पास है क्या, वो बिल्कुल वो भी clear नहीं मैदान है। साफ है, इनके पास कोई ऐसी ऑफर नहीं है, तो उसकी बेस पे ये चलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब लोग देखेंगे समझेंगे कि जी। ये सिर्फ इनका यही काम है कि सिर्फ भाई हमें इलेक्शन ही जीतना है, ऑफर करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अगर वो करेंगे तो फिर वो मिनिमम प्रोग्राम की सरकार बनेगी, वो सचिन वाजे यहाँ भी आ जाएंगे, वो 2G 3G वो यहाँ बैठ के चुपचाप खाएंगे, मौज मेला करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये लोगों को देखना चाहिए कि इस तरह की अगर गवर्नमेंट बनेगी तो उनका क्या होगा, उनकी कीमत क्या, लोगों को क्या चुकानी पड़ेगी। ठीक तो है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा अगर ये कुछ ऑफर करते, कुछ प्रैक्टिकल करते, ऐसा कोई ऑफर करते, तो लोगों को नजर आता कि इनमें कुछ है। लेकिन ये सिर्फ भाई हमें मतलब आम लोगों के इकट्ठे मुद्दे होना है, कहने को इनको तो उठा हराना रहे है। हैं, लेकिन उस पर बात ज्यादा हो नहीं रही है, सिर्फ बीजेपी को हराना है, ये उनका मैनिफेस्टो में है बस। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने कहा कम कर, Thank you so much, sir. बस Thank you so चलिए much. आज इतना ही, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कहने का मतलब ये है कि आम लोगों के जो सवाल अभी रहे हैं, आम लोगों के से जुड़े, जिंदगी से उनके जुड़े जो मसले हैं, उन पर बात जो है वो कांग्रेस करती तो नहीं, विपक्ष करता तो नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ बीजेपी को हराना है, आरएसएस जिस जैसे दबा के उन्होंने विपक्ष को रखा है उससे किस तरीके से दूर करना है, मेन मकसद तो उनका यही है। भास्कर जी का ये कहना रहा था। हम अब तक देखते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की बात रही है कि तृणमूल कांग्रेस समेत जिन 14 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था वो यहां पहुंचे हैं, जबकि पिछले हफ्ते विपक्ष की एकजुटता के लिए राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक से ये पार्टी नदारद थी। बैठक में शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शिवसेना के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल थे, जिनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार चला रही है। हालिया हफ्तों में देखा जाता है कि कांग्रेस नेताओं ने भी शिवसेना के खिलाफ कठोर बयान दिए, जो गांधी परिवार की शिवसेना के साथ रिश्तों और उनकी जो आइडियोलॉजीज है उसमें एक बड़ी अनकंफर्टनेस की जो एक पॉलिटिक्स है वो उसका संकेत जो है वो प्रतीत होता है। लिहाजा फैक्ट ये है कि महाराष्ट्र गठबंधन सरकार का पूरी तरह प्रतिनिधित्व रहा है, जो पर्दे के पीछे चलने वाली और परेशान करने वाले बयानबाजी का मुकाबला करने में मदद करेंगे कि अघाड़ी सरकार लड़खड़ा रही है। हम जब आज के इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि नाश्ते का जो मेन्यू है वो जरूरतों के अनुरूप प्रतीत हो रहा था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो इसे ट्वीट कर शानदार करार दे दिया। हालांकि संभवतः ये इतना स्वादिष्ट शायद नहीं था कि मायावती की पार्टी बीएसपी और आम आदमी पार्टी को नाश्ते की टेबल पर ला पाता। दबे स्वरों में कहा जाए तो वहां मौजूद जो नेता है वो इन्हें बीजेपी की बी टीम का तमगा देते रहे। मायावती जी,
पहले ही सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं कि वो तो यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। चुनाव अगले 6 महीने बाद होने हैं और यूपी का प्रभार संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई बार बीजेपी का साथ देने को लेकर मायावती पर निशाना भी साधा है। टीएमसी की इस बैठक में मौजूदगी को पिछली मीटिंग से उसकी गैर मौजूदगी से तुलना की गई है और ये दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी की हुई मुलाकात के बाद का एक घटनाक्रम है। सो दिल्ली की इस यात्रा में ममता ने पूरे देश में खेला होबे का ऐलान किया और ये स्लोगन बंगाल में बखूबी काम कर गया, जहां उन्होंने मई के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह परास्त किया। सो कांग्रेस के लिए ये शक्ति प्रदर्शन था कहीं कहीं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, जो आधिकारिक तौर पर अपनी मां सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष होने के बावजूद ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो अब बड़े फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी के शीर्ष सलाहकार भी बैठक में थे। दीपेंद्र हुड्डा, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश पारंपरिक तौर पर विपक्षी नेताओं से संपर्क साधने का काम अहमद पटेल करते थे, जो सोनिया गांधी के भरोसेमंद सहयोगी थे और पिछले साल नवंबर में उनकी मौत के बाद कमलनाथ सेतु की भूमिका में प्रतीत हो रहे हैं। सो उन्होंने भी विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक कर एक साझा रणनीति पर चर्चा की। वो आनंद शर्मा के साथ ममता बनर्जी से मिले, जिनके साथ युवा कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काम किया। कमलनाथ ने भी 22 जून को दिल्ली में शरद पवार के साथ बैठक की ताकि विपक्ष के साझा एजेंडे पर काम किया जा सके। प्रशांत किशोर, जो पहले चुनावी रणनीतिकार का काम करते थे, अब वो कांग्रेस में शामिल होकर ज्यादा गहन भूमिका में आने पर विचार कर रहे हैं और वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कवायद में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब ममता बनर्जी दिल्ली में थी, तब प्रशांत किशोर, जो बंगाल में उनके लिए चुनाव प्रचार की कमान को संभाल रहे थे, पर्दे के पीछे लगातार अपनी मौजूदगी साबित कर रहे थे और ममता की बैठकों और प्रेस से मुलाकातों को लेकर रणनीति बनाते रहे। प्रशांत किशोर ने इससे पहले 11 जून को मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की और वो गांधी परिवार से भी कई दौर की मुलाकातें कर चुके हैं। सो कथित तौर पर वो कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। पेगासस स्कैंडल, जिसने विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ एक आक्रामक हथियार के साथ उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका दे दिया है। हम देखते हैं कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर सफाइयां देने की अपनी मांग को उठाने में सफल रहा। वो लगातार पूछ रहा है कि क्या सरकार ने ये स्पाईवेयर खरीदा था और इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार का जासूसी को कोई मुद्दा ना होने का तर्क देकर खारिज करने का ज्यादा जो फायदा है वो अब तक साबित नहीं हुआ है। सो इस मामले में उसने अभी तक जो भी स्पष्टीकरण दिया है, वो कहा जाए, जैसा हमने पहले भी कहा, कि वो बड़ा ही अनक्लियर है, सेटिस्फाइड नहीं है और व्यर्थ साबित हो रहा है। जब विपक्ष इस मुद्दे पर लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, तब राहुल गांधी अपनी पुरानी हिचकिचाहट से अलग विपक्ष के सीनियर नेताओं के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुट गए हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, जो पहले उदासीन रवैये को लेकर पहले राहुल की शिकायतें किया करते थे और सोनिया गांधी के साथ कांटेक्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, वो भी अब एक कदम आगे जाकर उनके साथ रिश्तों में सहजता लाने का काम कर रहे हैं। यहां तक हम देखते हैं कि शिवसेना के साथ कांटेक्ट का ये प्रयास पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन उन्हें इसे स्थायी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एनडीए का ही घटक दल है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार ने भी पेगासस जासूसी मामले पर कहा है कि सरकार को तो जवाब देना होगा। सो इस पर संजय राउत ने क्लियर किया कि नीतीश कुमार ने जो ये बात कही है वो एकदम सही कही है। तो आप देखते हैं कि जो तस्वीर है वो कहाँ भाग रही है। सो संसद के भीतर और बाहर कुल मिलाकर हम देखते हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट करके आज अपनी ताकत का एहसास कराने की राहुल गांधी की जो कोशिश है वो कुछ हद तक क्या वाकई कामयाब हुई है। सवाल ये है कि पेगासस जासूसी मामले पर क्या सरकार विपक्ष के आगे झुकने को आगे तैयार होगी। सरकार पर दबाव बनाने की नीयत से राहुल ने आज नाश्ते पर राजनीति का जो एक शगुफा छेड़ा है, जिस तरीके से संसद तक साइकिल मार्च निकाला है, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की सेहत पर भले ही ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में शायद ये संदेश जाएगा कि विपक्ष नकारा होकर तो चुप नहीं बैठेगा। भले ही उसका मकसद अपने हित को लेकर हो, बल्कि वो उसकी आवाज भी उठा रहा है। सो जासूसी मामले से बेशक आम आदमी को कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि उसकी जिंदगी से जुड़ा मसला नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें उसे सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। सो लिहाजा विपक्ष अगर इसका विरोध जोरदार तरीके से करता है तो जनता का मौन समर्थन भी उसे अपने आप
मिलने ही लगेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या जनता आज बखूबी ये समझती है कि आज जो ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स हो रही है और जो भी साइकिल यात्राएं हो रही हैं, ट्रैक्टर रैलियां हो रही हैं कांग्रेस की ओर से, ये सब एक दिखावा मात्र है? वो सिर्फ अपने हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों के मसलों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं। तो क्या ये जनता बखूबी समझती है? ये तमाम अहम चीजें हैं जो अपनी जगह पर अभी कायम हैं। हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने विपक्ष की जिस राजनीति को सही मायने में अपनाया है, उसे बीच में ही छोड़ने की बजाय अगर वो इसे और अधिक धारदार रूप आगे भी देंगे तो ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर होगी, क्योंकि वैसे भी सड़कों पर उतरे बगैर कोई भी दल विपक्ष की प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकता। और पिछले दिनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में जिस तरह से राहुल ट्रैक्टर लेकर संसद के बाहर भी पहुंचे थे, वो विपक्ष की तेवर वाली राजनीति का ही एक नमूना भर था। खैर, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज यानी मंगलवार को सियासी दलों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया गया था और इस बैठक में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं। पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र का जो समय बचा है उसमें सरकार पर किस तरह हमला किया जाए, उसका खाका इस मीटिंग में तैयार किया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि विपक्ष का नाश्ता सरकार के खाने को किस हद तक खराब करेगा, क्योंकि सरकार जासूसी मामले पर चर्चा कराने से जिस तरह से बच रही है, उससे लगता है कि वो कुछ राज बाहर नहीं आने देना चाहती। जैसा कि आप सभी जानते हैं और कल भी हमने इस पर बात की कि संसद का मॉनसून सत्र हम देखते हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध की भेंट चढ़ रहा है और रोजाना ही कुछ देर की कार्रवाई के बाद लोकसभा राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है। विपक्ष पेगासस किसानों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए अड़ा है। सरकार विपक्ष को सदन ना चलने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। विपक्षी दलों को अब सरकार का रुख समझ आने लगा है और 8 महीने से किसानों के मामले में केंद्र सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई है और अब पेगासस पर चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। इससे विपक्ष कहीं ना कहीं आहत हुआ है, उसे भविष्य की मुसीबतें भी साफ शायद नजर आने लगी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, इस पूरे आज जो कुछ घटा है उनका मानना है कि इसी वजह से आज 15 राजनीतिक दल राहुल गांधी के नाश्ते पर पहुंचे। राहुल गांधी ने नारा दिया, एकमात्र प्राथमिकता हमारा देश, हमारे देशवासी, और इसके बाद साइकिल यात्रा संपन्न हो गई। फिलहाल नमस्कार सतीश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गीत जी। देखिए, इस वक्त ये बरसात का सीजन है और वहाँ पे इस सीजन का ये जो सत्र चल रहा है, इसमें 2 बातें बड़ी प्रमुख सामने आ रही हैं। एक है विपक्ष का शोर और दूसरी तरफ है हमारी जो सरकार है उसकी चुप्पी। ये दोनों चीजों की वजह से इस वक्त दुनिया परेशान है। मुद्दा है बीच में पेगासस का। यही जनता आम वहां पे कहती है कि मुझे पता नहीं ये पेगासस है क्या, ये तुम बोल क्या रहे हो। मेरा मुद्दा है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, मेरे घर के सामने की सड़क ठीक हो। बरसात का मौसम है, आज 14 दिन से मैं अपनी दुकान नहीं खोल पाया। मैं चाय बनाता हूँ, मेरे चाय बनाने के खोखे पे कोई आदमी आके बैठ नहीं सक रहा। मैं कुली हूँ, इस वक्त लोग निकल नहीं रहे, लोग अपना सामान खुद लेके निकल जाते हैं, मेरे को ढोने नहीं देते। गीत जी, आम आदमी कहता है ये पेगासस है क्या राहुल गांधी? इस वक्त गीत जी, इनका पहले तो एक शब्द में कह दूं, ये थिएट्रिक्स है। ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स जो है इनकी अपोजिशन की, ये टोटली थिएट्रिक्स है, यानी कि तमाशा है। और लोगों को तमाशा तो दिखाई दे रहा है आंख से, लेकिन समझ में आ नहीं रहा कि ये कर क्या रहा है राहुल। ये हमारा आनंद कर रहा है, हमारी एंटरटेनमेंट कर रहा है कि मोदी जी के बारे में कुछ कर रहा है। गीत जी, अगर पेगासस में अगर अपोजिशन के पास एक भी एविडेंस होता, जैसे आज से 50 साल पहले वाटर गेट्स में, उस वक्त डेमोक्रेट्स ने एविडेंस निकाल के जनता के सामने, हाउस के सामने रख दिया था यहाँ पे कि ये देखो इनके बंदे पकड़े गए हैं, ये देखो हमारी प्रीमाइसेस के अंदर
पकड़े गए हैं। और ये देखिए इनके पास जो थे वो टूल्स थे जिससे ये हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे टेलीफोन के जो थे वायर्स वगैरह उनके साथ से कनेक्शंस की हेराफेरी कर रहे थे कि जी इतना जबरदस्त एविडेंस था, जैसे कि आप कहते हैं ना कि चोर को रंगे हाथों आप पकड़ रहे हो, उस तरह का वाटरगेट का एविडेंस था। आज ये मूर्ख जो इकट्ठे हुए हैं, मूर्ख मंडली अपनी राहुल के जो मित्र हैं ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स वाले, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बस इतना पता चल गया इनको कि पेगासस जो है वो ये यूज किया है सरकार ने, लेकिन उसका एविडेंस इनके पास एक भी नहीं है। ऐसे मौके पे सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को वही करना चाहिए जो सरकार कर रही है, चुप रहो, इन मूर्खों को बंदर नाच अपना करने दो, लोगों के सामने दिखाने दो कि तुम क्या कर रहे हो। खाली बर्तन बजाते चले जा रहे हैं ये अपोजिशन वाले, एक भी बात ये नहीं कह सके कि हमारी मान हानि इन्होंने की है बीजेपी सरकार ने पेगासस लेके, या हमारा कुछ ये नुकसान किया है। अगर जी इनके पास एविडेंस होता तो फौरन कोर्ट के सामने जाते, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। तो मैं ये कहने का मतलब है कि पेगासस को लेके जो इस वक्त ये अपना ये तमाशा कर रहे हैं, ये शोर मचाते चले जाएं, जितना ये शोर मचाएंगे उतना ये अपना नुकसान करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक छोटा दुकानदार हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं रेडी चलाता हूं वहां पे हर रोज, सड़कें मेरी 14 दिन से वहां पे फ्लडेड है, मैं रोजी रोटी कमा नहीं सकता। अब इसका मतलब यह है कि सिवा पीडीएफ का खाना जो मुझे मिलता है सरकार की तरफ से, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर जो मुझे मिलता है, क्योंकि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, तो इसलिए मुझे वो जो दाना अन्न मिलता है जिससे मेरे 24 दिन का खाना चलता है, वही मेरे लिए सहारा है। तुम्हारे जो नाश्ते पे तुम जो शरारतें कर रहे हो, तमाशे कर रहे हो, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा वो तुम कर क्या रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। भाई तुम्हारे पेगासस का मेरी रेडी के साथ क्या मतलब? तुम्हारे पेगासस का मैं जो पटरी के ऊपर अपना सामान लगाता हूं, मैं आम बेचता हूं, इस वक्त मैं बेच नहीं पा रहा हूं, मैं सब्जी अपनी नहीं बेच पा रहा हूं, उसका तुम्हारे पेगासस का उसके साथ मेरा क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। हाँ, इतना जरूर मुझे रोज याद आ जाता है कि आज 3 दिन से मैंने कमाई नहीं की, लेकिन मेरे को घर में फिर भी मेरे बच्चे रोटियां 2 खा के सो रहे हैं शांति से, क्योंकि ये अन्न जो है ये पीडीएस से हमें मिला है। तो गीजी थोड़ा सा मन में जो राहत है वो हमें सरकार की तरफ से राहत मिल रही है। सरकार की चुप्पी है तो उससे भी हम खुश हैं। क्यों? कि उस मुद्दे पे चुप्पी है सरकार की जिस मुद्दे की हमें ना तो समझ है, ना उस मुद्दे का हमारी आम जिंदगी में कुछ लेना देना है। जितना ये शोर मचा ले, बाकी इस वक्त अगर आप लेकिन सर कृषि कानून चलिए ठीक है जी कृषि कानून पर भी हम देख रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल बीएसपी भी संसद के बाहर लगातार हम देख रहे हैं कि जब से संसद शुरू हुई है मॉनसून सेशन तब से अपना विरोध जता रहे हैं। पेगासस को छोड़िए, जब कृषि कानून की बात करें, बात तो उस पर भी सरकार नहीं कर रही है, चुप्पी तो उस मसले पर भी है जो किसानों के साथ जुड़ी हुई है और जिस पर बड़ा सपोर्ट आम जनमानस का मिला है किसानों को। वो कृषि कानूनों के बारे में किसान की चुप्पी आज नई नहीं है, इसलिए उस मामले में आपको पता है मेरे व्यूज मेरे जो है वो बिल्कुल मैं सरकार के साथ नहीं हूं, मैं किसानों के साथ शुरू से खड़ा हूं, पिछली नवंबर से खड़ा हूं। आप इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं। मैंने जब भी आपके सम्मुख आके आपकी बातों का जवाब दिया है, मैं किसानों के दर्द को समझा हूं, मैंने किसानों की नीतियों में जहां कमी है मैंने उसका भी जिक्र किया है। किसान के बारे में सरकार आज चुप है जी, मैं उसका इसलिए जिक्र नहीं करता क्योंकि ये नवंबर में भी चुप ही थी, आज भी चुप ही है। लेकिन दिल में मेरे फिर तसल्ली क्या है, तुम चुप हो तो चुप ही रहो, 1.5 साल तक तो तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अंगूठा तुम्हारी गर्दन पे है। तो कीजिए, सरकार की गर्दन के ऊपर 1.5 साल तक तो अंगूठा है ही, वो कानूनों का कुछ कर नहीं सकते। रही बात हरसिमरत कौर जी की, आज ये आई है वहां पे, ठीक मुद्दा तो लेके आई है,
जो मुद्दा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल सारे प्रदेशों के किसानों को समझ में तो आ रहा है कि हरसिमरत कौर जी वहां पे गेहूं की बल्लियां लेके खड़ी हैं, ये औरत है क्या? ये किसानों के साथ है, ये हमारी जरूरतों का, हमारी समस्याओं का ये सूचक है। लेकिन क्योंकि हम हरसिमरत कौर जी पिछले नवंबर 10 दिसंबर में चूक गई, उस वक्त पॉलिटिक्स में एक ही अपना पॉलिटिकल फेस लेके आगे नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, अभी भी पूर्ति हो जाएगी। अगर अब ना आती तो फिर इनकी हार अवश्य थी, लेकिन अब ये ऐसे मौके पे आई हैं सामने जिस वक्त राहुल बंदर नाच कर रहा है, लेकिन है ये भी विपक्ष में, लेकिन ये समझदारी से एक उस चीज को सामने ला रही है, मुद्दे को, जिसके ऊपर इस वक्त 10 करोड़ किसान कह सकते हैं हाँ ये हमारे एक प्रतिनिधि है जो हमारी समस्या को इन्होंने आगे किया है। बाकी सरकार की जो चुप्पी है जी, वो चुप्पी आपको सरकार की अभी 6 महीने और दिखेगी। जब 1.5 साल पूरा होने में 3 महीने बच जाएंगे, तब सरकार इनके ऊपर बोलना शुरू करेगी और आप देखिएगा जनवरी में आपको इसका जो है एविडेंस मिल जाएगा, क्योंकि जनवरी में यूपी के इलेक्शंस हैं। यूपी का जो किसान है वो शोर मचाएगा कि अब आओ तो आमने सामने, अब बात करो, वोट लेनी है तो पहले इसका जवाब दो, तब सरकार को अपना मुंह खोलना पड़ेगा। और मैं फिर कहूंगा उस वक्त भी किसानों को कि किसान की सरकार के साथ जिद एक ही बात पे करो, एमएसपी हमें लिख के दो और बिजली के रेट्स के बारे में जो तुमने कहा था हमें लिख के दो, कानूनों की बात बाद में करते रहेंगे। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। Thank you so much, sir. Thank you so much. So, comes back to breakfast politics. लुटियन दिल्ली से बाहर गांव देहात की गलियों और शहरों के मोहल्लों तक विपक्षी साइकिल यात्रा पहुंचती है तो भाजपा परेशानी में आ सकती है। अन्यथा ट्विटर पर इस तरीके से वीडियो डालकर विपक्षी दलों के नेता खुद को कुछ देर के लिए खुश रखेंगे, लेकिन इससे ज्यादा साइकिल यात्रा के कोई मायने नहीं है। इन नटशेल बस इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र का व्याकरण इतना आसान नहीं है कि लोग जिस पार्टी को बहुमत देते हैं उसे एकाएक अल्पमत में ला देना ऐसा बहुत कब संभव होता है। सो उसी स्थिति में हो सकता है जब जनहित की पूरी तरह अनदेखी हो रही हो। सो कुल मिलाकर आज के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स में सिर्फ इतना ही, स्ट्रेट टॉक में इनफैक्ट इतना ही। कल एक फिर नए विषय के साथ आप सभी के सामने रूबरू होंगे। नमस्कार।